पिताजी को पार्किंसन डिजीज है, दादा को है तो दादा के बाद उसको उस लड़के को हुई, लड़के के बाद लड़के के लड़के को। तो मैरिज काउंसलिंग जो कि चाइना बहुत एडवांस हर चीज़ में, उनने सब चीज़ें पहले लेके आ गए, तो उसका इम्पोर्टेंस अलग है। तो आगे आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आ गया, आगे आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप बच्चे का जीवन या उसकी लाइफ आगे अच्छी चाहते हैं, बच्चों की जीवन अच्छा रहे, पढ़ा लिखा के अच्छापन बनाते हैं, तो ये उसका होगा। इवन माइग्रेन डिजीज जो है, अगर देखिए हमारे पास माइग्रेन के लोग आते हैं, माइग्रेन वाला एक बच्चा आया, उसके पेट में दर्द, हमने देखा उसको, उसने सारे सीटी स्कैन हो गए, एब्डामन का सब कुछ हो गया, वो मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब जबलपुर में डॉक्टर के लिए कर सकता है और कोई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक बात बताओ कि उसको, उसकी मदर को हाइपोथायराइड था, तो हमने बोला तुमको हाइपोथायराइड है, उसको एब्डोमिनल माइग्रेन था बच्चे को, हमने माइग्रेन की दवाई देके उसका पेट दर्द ठीक कर दिया। आज भी इसको करे 1 साल हो गए, बच्चे ठीक हो गए। नहीं तो कोई बोलेगा अपेंडिक्स है वो निकाल दो, ये निकाल दो। आपका विजन और इनसाइट जो है ना, आदमी को बचा सकता है बहुत ज़्यादा। कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे अपन ज़्यादा ब्लड प्रेशर या इसकी एसिडिटी की दवाई यूज़ करते हैं, डोमपेरिडान एक कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, उससे प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है और कई लोगों को पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है। तो एक केस को हमारे हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ, उस सीटी स्कैन के उन्होंने कहा भाई तुमको एडिनोमा हो गया, इसको लेज़र करना पड़ेगा। तो उनने लेज़र कर दिया, उसकी गठान को जला दिया। हमारे पास आया, हमने उसको समझाया तुमको ये दवाई तुमने बहुत ज़्यादा खाई, इसको बंद करो। हमने उसका प्रोलैक्टिन टेस्ट किया, 6 महीने बाद वो नॉर्मल हो गया। हमने उसको बताया सर्जन को कि भाई ये सुनो, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल हो जाएगा, इसको नहीं। तो अननेसेसरी इंटरवेंशन, सर्जिकल इंटरवेंशन, आज स्पेशलिटी का ज़माना है, जीपी हम लोग जैसे बहुत कम है। स्पेशलिस्ट के पास गए, जो उसका जो विजन, ट्यूबुलर विजन है उसकी, वो उसी विजन से काम करेगा। उसको ये है कि कल कमर्शियलाइज है, जल्दी काम करना है और पेशेंट को ठीक करना है, चाहे उसके बाद उसको जो होता है वो होता रहे। तो इस प्रकार से डायग्नोस्टिक जो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, और इसमें ड्रग का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आप जो ड्रग खा रहे हैं ना, उसके बारे में आपको सबसे पहले गूगल से निकाल के पूरा, और डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको वो दवाई खाना है। कोई भी दवाई अपने मन से नहीं खाएं, चाहे वो एसिडिटी की दवाई क्यों ना हो। तो सब चीज़ के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उससे क्या क्या आदमी को हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, वो डॉक्टर को मालूम रहता है। तो कोई भी दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई है, हार्ट की दवाई है, हार्ट की दवाई मान लीजिए खून पतला करने की खा रहे हैं, आज कोई नई आ गई वो नुकसान कर रही है, डॉक्टर कंसल्ट करेगा वो चेंज हो जाएगी। या कुछ दवाइयाँ आई हैं वो 1 साल बाद बंद करनी है, अब 2 साल खाते रहे, उससे नुकसान हो। तो गूगल के द्वारा और डॉक्टर के द्वारा और काउंसलिंग के द्वारा, तो ये प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है उसमें आपकी क्वेरीज इसके बाद अगर आती भी हैं, टाइम पीरियड में अगर हम नहीं कर पाए, टाइम पीरियड में अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको उसमें लेंगे और व्हाट्सएप पे एक एक चीज़ का हम आपको जवाब देंगे। हमारे लड़के बहुत कॉम्पिटेंट है, तो कुछ हमने उस पर जो रोशनी डाली है वो आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आजकल एक और, जैसे मान लीजिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि डायबिटीज़ होने के पहले होता है और उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। जितने ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें सब में होता है, तो उसमें फैटी लीवर भी होता है। तो आजकल फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, डायबिटिक, प्री डायबिटिक इनमें होता है। तो फैटी लीवर में क्या करते हैं हम लोग, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो प्री डायबिटिक में डायबिटीज़ नहीं होगी और फैटी लीवर नहीं होगा। तो फैटी लीवर में हम लोग स्टारवेशन थेरेपी देते हैं। जैसे आप जो खाना खाते हैं, तो उस खाने में हम लोग उसको पहले तो नाश्ता बंद करते हैं कि आप 10-15 दिन आप नाश्ता बंद करिए, ठीक है, और स्पेसिफिक डाइट फैट फ्री जो जो हमको देना है, जो दवाई देना है वो भी देते हैं। और धीरे धीरे फिर उसको हम नाश्ते का छोड़ के फिर मील में आते, ऐसे करके 2-3 महीने करते, उससे फैटी लीवर ठीक हो जाता है, मतलब जो फिजियोलॉजिकल रहता। और फैटी लीवर के लिए नई दवाइयाँ एबिटोकोलिक आजकल आ गई है, अर्सोडीऑक्सीकोलिक है, और कॉफ़ी का इसमें वाइटल रोल है। अगर आप कॉफ़ी 1 कप रोज पीते हैं तो फैटी लीवर होने के चांसेस कम रहते हैं। मैं डेली पीता हूँ नाश्ते में। तो इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। और आदमी जाता है, गैस बन रही है, बन रहा वो बन रहा, फैटी लीवर और उसको मालूम ही नहीं।
हम लोग के यहाँ महीने में 4 बार मशीन आती है, स्कैन होता है फाइब्रो स्कैन, तो हम उसका कॉस्ट रहता है करीब 10,000 रुपये 5,000 रुपये लेते हैं। हम पेशेंट का 1000 में या 1,000 या फ्री में करवा देते हैं। उसका ग्रेड बता देते हैं, इसको ये है, अल्कोहल बंद कर देते हैं, उसका दवाइयाँ चालू कर देते हैं, और उसको मतलब स्कैन के द्वारा हम उसको बता देते हैं ये इस ग्रेड में आगे जाके आपका क्या होने वाला है। उसमें रिकवरी या पेशेंट मैक्सिमम पेशेंट उसमें अर्ली स्टेज ऑफ फैटी लीवर में इम्प्रूव कर जाते हैं, और डायबिटीज़ नहीं होती है। प्री डायबिटिक है तो डायबिटीज़ में नहीं कन्वर्ट होता, और क्योंकि डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस में वाइटल रोल फैटी लीवर का है, और इंडियन पेशेंट में फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत अलार्मिंग चीज़ है उसमें। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी फैटी लीवर के लिए ना एक और चीज़ आ गई है, वो SGLT2 नई दवाई आई है, तो उसका भी रोल फैटी लीवर में आजकल हो गया है। और जैसे मान लीजिए आजकल ब्लड प्रेशर में हम लोग देते हैं, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उसमें डिपर्स और नॉन डिपर्स होते हैं। तो आप पूछना चाहोगे डिपर्स क्या होते हैं? डिपर्स जैसे अपना ब्लड प्रेशर होता है, हम गोली खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, तो नाइट के समय वो डिप होता है। तो वो डिप होने के बाद जब सुबह पेशेंट उठता है तो उसका बीपी जो रहना बेसल स्टेज पे होता है और वो बीपी नॉर्मल रहता है। और जिन लोगों में बीपी मॉर्निंग में बढ़ता है, हेडेक होता है, तो वो नॉन डिपर्स कहलाते हैं। डिपर्स में मतलब रात में 12 बजे के बाद या उसका बीपी डाउन होना जरूरी है जब अपनी स्लीप हम पूरी करते हैं, और नहीं होता तो उससे सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम लोग उसके ग्रेड्स माइल्ड, मॉडरेट और एक्सट्रीम, तो उसमें हम लोग एक तो स्लीप अपनिया के द्वारा डिपर नॉन डिपर बेनिफिट हो जाता है। और दूसरी बात, जैसे ब्लड प्रेशर की आप दवाई खा रहे हैं, मान लीजिए ब्लड प्रेशर की आप सुबह दवाई खाते हैं और दवाई की हाफ लाइफ मान लीजिए 24 घंटे नहीं है, तो उसका इफेक्ट रात को कम हो जाता है और रात को आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो डिप ना होके ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और वो ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपकी कार्डियक मॉर्टिलिटी और सारे फैक्टर्स बढ़ते हैं, वो आपको नहीं मालूम। तो उसके लिए हम लोग एम्बुलेटरी जो इस टाइप की होते हैं, एम्बुलेटरी बीपी करा करके, एम्बुलेटरी मशीन सस्ती आती है, सब कुछ हो जाता है, वो करा करके उन पेशेंट्स को हम गाइड करते हैं, सारी चीज़ें उनकी मेंटेन करते हैं। दूसरा, जो एक्सट्रीम डिपर्स होते हैं, एक्सट्रीम डिपर मतलब जिनमें दवाइयाँ देने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ता 3 ड्रग के बाद, या फिर अगर पेशेंट 3 दवाइयाँ खा रहा है, हम लोग क्या करते हैं, भाई तुम एक दवाई ये सुबह खा लो और एक रात को खा लेना। तो उससे क्या होता है कि सुबह की दवाई का 12 घंटे असर है और दूसरी दवाई का असर 12 घंटे से के बाद चालू हो जाता है, तो वो नॉन डिपर्स में मतलब डिपर्स में चला जाता है, नॉन डिपर नहीं रहता, और उसकी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं। तो देखिए इसमें ड्रग्स का कोई रोल नहीं है, इसमें जो सर्केडियन रिदम आदमी की होती है तो वो इम्प्रूव हो जाती है उससे। हाँ, जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनमें हम रिवर्स मेथड यूज़ करते हैं, उनकी सर्केडियन रिदम रिवर्स होती है, तो अगर वो रात में गोली खाता तो हम उसकी सुबह गोली खिलाते हैं। और नॉन डिप, तो आजकल एक्सट्रीम डिपर्स में SGLT2 आ गई है। SGLT2 क्या करती है, जो इस टाइप के इंट्रैक्टेबल केसेस होते हैं, एक तो फैटी लीवर कम करती है, दूसरा वजन कम करती है, तीसरा किडनी को इम्प्रूव करती है, चौथा फैटी लीवर को ठीक करती है, और पांचवा 3 से 6 महीने में आपका वजन 10 किलो कम हो जाता है। तो आजकल नॉन डायबिटिक में भी वो ड्रग आई है और वेट रिडक्शन के लिए वो ड्रग यूज़ होने लग गई है, तो उसके लिए भी ये हरी झंडी मिल गई है। तो वो मैजिक ड्रग है, उसको मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होने लगा है, तो मतलब उसका यूज़ लोगों को नहीं मालूम है। जिन डॉक्टरों को मालूम है और पेशेंट का वजन कम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके पेशेंट इम्प्रूव हो रहे हैं, और बिना काउंसलिंग के आप कोई भी दवाई नहीं दे सकते, बिना ट्रायल्स के नहीं दे सकते। तो ये मैंने उस ड्रग का डिपर नॉन डिपर जो किसी को नहीं मालूम होता है, वो डॉक्टर डायग्नोज करता है, वो मैंने बताया उसका इफेक्ट आपको। तो और वजन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लॉन्च हुई थी, लेकिन उनमें मॉर्टेलिटी और दूसरी चीज़ें बढ़ने लगी तो विड्रॉ कर लेगी। तो ऑर्लिस्टेट करके एक ड्रग आती है, वो यूज़ करते हैं, बहुत सी कंपनियां मल्टीनेशनल बनाती हैं, तो नाम वो कोबीज के नाम से भी आती है, ओबिट्रॉल के नाम से आती है, जेनिकॉल वगैरह के नाम से भी आती है। तो वो दवाइयाँ जो हैं, मतलब उससे क्या आपका फैट एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है और
आपका फैट आप कम कर लेंगे, एक्सरसाइज बढ़ा देंगे तो आपका वजन उससे कम हो जाएगा। अगर आपको कोई कोमार्बिडिटी नहीं है तो इससे आपका वजन कम हो सकता है और लॉन्ग रन तक वो लेनी पड़ती है उसको। बट उसके साइड इफेक्ट क्या रहता है, थोड़ा मतलब स्टूल लीकेज होता है, थोड़ा मतलब लिनन और अंडर गारमेंट्स में किसी किसी लोग को स्टेनिंग होती है, बट वो भी एक वंडर ड्रग है। तो ड्रग्स बहुत सी हैं, कहाँ कौन सी ड्रग यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं और मेरे ख्याल से डिप्रेशन और टेंशन और वो सब, उसमें बहुत सी चीज़ें और भी आती हैं। अच्छा, एक बात मैं करना चाह रहा था, इंडियन पेशेंट में बीटा ब्लॉकर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बीटा ब्लॉकर का क्या रहता है कि पहले इसका फर्स्ट नंबर पे था, अब लास्ट नंबर पे है। कुछ पेशेंट में, कार्डिक पेशेंट में ज़्यादा, जैसे सिप्लार है, एटेनोलॉल है। तो बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट किसी को नहीं मालूम है। साइड इफेक्ट उसमें एक तो डिप्रेशन होता है, थायराइड की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, पेशेंट को मालूम ही नहीं होता, उसको हाइपोथायराइड हुआ, उसको डिप्रेशन हो गया उससे, बीटा ब्लॉकर से, और उसका वजन बढ़ गया। तो उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, साइकेट्रिस्ट के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनने दवाई चालू कर दी, तो अगर उसका 75 किलो वजन था तो उसका हो गया 80 किलो, और उसके बाद उसका थायराइड बढ़ता गया और ब्लड प्रेशर की गोली बढ़ती गई और दूसरी दवाई ऐड होती गई, उसको मालूम ही नहीं उससे क्या नुकसान होता है, डिप्रेशन और इम्पोर्टेंस भी आती है। तो कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, इम्पोर्टेंस से आते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो से आते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उस ड्रग को ग्रेजुअली विड्रॉ करते हैं और नई ड्रग इंट्रोड्यूस करते हैं, और काफ़ी वो दे स्टिक टू दैट ड्रग, उसको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आ जाती है कोई भी दवाई से। तो यूजुअली धीरे धीरे टेपर ऑफ करके उसकी इक्विवेलेंट समकक्ष दवाई हम लोग देते हैं और उस दवाई को हम लोग हटा लेते हैं। तो ये इस प्रकार से दवाइयों का रोल बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाने में, डायबिटीज़ में, स्लीप एपनिया में, और जो भी कंडीशन, प्रिवेलिंग कंडीशन जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की है उसमें है। तो इस प्रकार से मैंने सब चीज़ें उसमें कवर करने की कोशिश की है। और एक दवाइयों के बारे में जैसे मैं बताता हूँ कि पेशेंट को दवाई की हिस्ट्री भी बताना चाहिए कि दवाइयाँ कौन सी खा रहा है, कौन सी एलर्जी है, अर्टिकेरिया है, क्या नहीं है, सब चीज़ें उनको हिस्ट्री मतलब देना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। कितना टाइम ये घंटा हो गया? चलो, अब now I've tried to cover so many things, maybe something left. If now the session is open for queries, तो चालू कराइए क्वेरीज। यस सर, सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच। आपने इतनी मतलब आसान शब्दों में आपने अपने पेशेंट्स को और सभी को बहुत ही अच्छा से सर सजेशन दिया कि क्या चीज़ें प्रिकॉशन लेनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। लेकिन सर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये है सर कि ऐसे बहुत से पेशेंट होते हैं जो गाँव इलाके से आते हैं, जहाँ पे अभी लॉकडाउन्स थे और पेशेंट आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए। तो उन सिचुएशन में आपके जो हाइपरटेंसिव के पेशेंट है या जो ब्लड उसका डायबिटीज के पेशेंट हैं, अभी तो जैसे बहुत से ऐसा इंडियन कल्चर में होता है कि लोग इतने मतलब अपग्रेडेड नहीं है कि आपसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी ऐप के थ्रू आपसे कनेक्ट हो सके। तो उन पेशेंट को आप मतलब क्या ओपिनियन देंगे कि आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है या क्या डाइट मेंटेन रखना है? देखिए क्या है, हम उन पेशेंट्स को ये बोलते हैं आप सारी प्रिकॉशन रखिए, और अगर कहीं भी बीपी ऑपरेटर है नहीं है तो एक आध किसी मुखिया का है जहाँ भी बीपी मॉनिटर कराओ, कम ज़्यादा होता हमको बताओ, तो उसके द्वारा महीने में एक बार उसको बुलाते हैं और उसको रिव्यू करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन वो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा आगे हैं पैसा जमा करने में और काउंसलिंग में, हर चीज़ में। अगर कहीं वहाँ का मान लीजिए कोई आदमी आया जो वहाँ का मुखिया है या सरपंच है, वो आ गया, उसके थ्रू हम वो काउंसलिंग करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, दवाई के बारे में बताते हैं, और डायबिटीज़ है, जो चीज़ें हैं, कोई भी पेशेंट आया तो हम उसको पूरा टाइम देते हैं, और उसके ब्लड प्रेशर की दवाई उसको बोलते हैं आपको ये कभी बंद नहीं करना है, ब्लड प्रेशर की दवाई। ठीक है जी सर, दूसरा सवाल आपसे ये था कि कई ऐसे होते हैं पेशेंट्स जिनके पास जो उनका एक परमानेंट एक केमिस्ट होता है जो अपनी सारी मेडिसिन वो केमिस्ट से ही लेते हैं।
तो अभी कुछ समूह में ऐसा देखा गया है सर पिछले 4-5-6 महीनों में कि जो केमिस्ट होते हैं, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो पेशेंट वो मेडिसिन काफी लॉन्ग टाइम से लेते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो केमिस्ट होता है आपका प्रिस्क्रिप्शन का जो रहता है चेंज कर देता है, वो आपको देखिए सब्स्टिट्यूट दे देता है। तो इसके लिए देखिए आप पेशेंट को क्या गाइडेंस देंगे? देखिए पेशेंट को एक तो हम बोलते हैं कि कोई भी दवाई, अगर हमारी दवाई खत्म होती है उसमें नीचे लिख देते हैं दवाई खत्म हो गई, बिना कंसल्ट किए नहीं। लेकिन जितनी मॉर्टेलिटी है, जितनी प्रॉब्लम है, केमिस्ट पे कोई अंकुश नहीं है। जैसे देखिए, अब ये इस समय आपको मालूम है कि फंगस इन्फेक्शन एपिडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो जाएगा। कैसे? सारा स्टीरॉयड सब में है, चाहे कोई भी दवाई हो, वो स्टीरॉयड बंद करने के लिए स्किन वाले लगे हैं और इंट्रैक्टेबल वो हो जाता है। तो केमिस्ट लोग वो पकड़ा देते हैं, उसके बाद वो 100 ट्यूब लेके लगा लेता है और स्किन जो रहती है स्किन थिन हो जाती है और बहुत से स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद पेशेंट आता है, फिर जाता है स्किन वाले। तो केमिस्ट पे अंकुश कैसे लगाना आपके बस में नहीं है। उसके लिए डॉक्टर के टच में आप रहेंगे और डॉक्टर की राय से, वो बोलते वहां जाओगे तुमको इतना पैसा लग जाएगा, यहाँ से यही दवाई उन्हीं की लिखी तो है, हमारे प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रख लेते हैं और उन्हीं को यूज करते जाते हैं, उसकी फोटो कापी खींच के। तो उसके लिए गवर्नमेंट की एक्टिविटी बहुत स्ट्रिक्ट होगी, अभी हो रही है कोविड एरा में। कोविड एरा में मतलब वो काम कर रहे हैं, लेकिन बीपी के लिए बीपी की दवाई कोई नहीं छोड़ता जितने लोग हैं, क्योंकि उनकी फैमिली थी, कहीं ना कहीं होता है इसको बीपी था, इसको ऐसा हुआ, तो वो लोग बीपी की दवाई बराबर खाते। हमने कहा खाना नहीं खाना, लेकिन बीपी की दवाई जरूर खाना। जी जी सर। सर और सबसे केमिस्ट के इम्पोर्टेंट, लिए आप बताइए, केमिस्ट के लिए आप लोग भी केमिस्ट के साथ काम करते हो, है कोई उसके लिए मेथड? नो नो ना सर, ऐसा कोई केमिस्ट के लिए अंकुश तो ऑब्वियस सी बात है, कोई लगा नहीं सकता उनके ऊपर, लेकिन एज अ पेशेंट आपके अंदर या अवेयरनेस जरूर होना चाहिए कि डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन लिखी है या तो मैं वो मेडिसिन ही लूं, अगर वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर लूं, उसके बाद ही आगे जाऊं सर। आपके जो विचार है ना उसके द्वारा मैं क्या करूंगा, जैसे मैं पेशेंट से फीस जमा करता हूँ 200, उसको मैं बोलूंगा इसके बाद एक सीटिंग की तुम्हारी काउंसलिंग की फीस मैं नहीं लूंगा 200, मैं उसमें पूरा तुमको समझाऊंगा। जी मतलब चाहे सर। वो 10 दिन बाद अगला, हो चाहे 15 दिन बाद। यस, अगला सवाल था सर मेरे लिए आपसे कि जैसे अभी वेदर स्टार्ट हो जाएगा विंटर का, तो जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलेगा, अभी विंटर स्टार्ट होगा, तो कुछ एल्डरली पेशेंट होते हैं जिससे मौसम चेंज होने से कुछ स्नीजिंग या फिर कफ एंड कोल्ड होगा। तो मतलब आपके पेशेंट या फिर जैसे हम भी हैं, तो हम भी दिन भर काम करते हैं या वर्कर्स हैं या फिर जो भी है, या फिर घर पे काम करने वाली महिलाएं हैं, तो सर ये जो चेंजेस होता है उनका टाइमिंग होता है, ब्रेकफास्ट करने का थोड़ा डिले हो जाता है, कुछ उनको कफ एंड कोल्ड हो जाता है कभी, तो उनको कैसे बाइफरकेट करना है कि ये मेरा कोविड नहीं हो सकता, ये मेरा अदर कोई सीजनल मतलब वो है मेरा? देखिए इस समय तो क्या है, अगर इसको सर्दी खांसी है ना, अगर आप इन्वेस्टिंग, हम तो सीबीसी से कर लेते हैं, ओनली सीबीसी और सीआरपी 100%। क्या लगता है 500 में डायग्नोज है? तो देखिए बिना इन्वेस्टिगेशन के ना, बिना ऑक्सीपल्स ऑक्सीमीटर के वो अवेयरनेस अब आएगी, और नहीं तो ये एंडेमिक तो रहेगा और मॉर्टेलिटी तो रहेगी। ये तो एंडेमिक रहेगा, उसके स्पर्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, कभी जी भी सर। आएंगे। तो देखिए आपका कहना बहुत सही है, काउंसलिंग अगर जो डॉक्टर नहीं करेगा, अगर उसको ज्ञान है अपनी जेब में रखे रहेगा ना, तो वो प्रॉस्पर नहीं करेगा। और हमारा कंपटीशन मेरे से खुद से, आपने कोई बात बोली ना, तो मैंने अपने दिमाग में डाली कि मेरे को आगे आपके द्वारा, कुमार साहब के आपके सजेशन के द्वारा मुझे क्या फ्री में पेशेंट को करना चाहिए काउंसलिंग। वहाँ के गांव के हम सब जितने सरपंच हैं, मुखिया, उनको हम उनके नंबर लेंगे, उनको कांटेक्ट करेंगे, उनको लोगों को इकट्ठा बैठा के हम काउंसलिंग करेंगे। अगर मीडिया किस प्रकार से हम कर सकते हैं, जिस प्रकार से जी हमने ये सर। काम किया वो वाला काम हम करेंगे। सर अगला सवाल ये था कि जैसे अभी एक्सपर्ट बोल रहे हैं, आप क्लिनिशियन बोल रहे हैं, डॉक्टर्स का ओपिनियन नहीं है कि अभी इस कोविड एरा में हर एक व्यक्ति को अपना जो है इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना है। तो सर अभी कुछ ऐसे आपने सजेशन दिया कि विटामिन सी है, कुछ ये तो जैसे जिंक है, ये तो मेडिसिन के रूप में मिल ही जाती है, लेकिन कुछ ऐसे आपका क्या ओपिनियन है कि कुछ ऐसे फ्रूट्स या कुछ ऐसे डाइट फॉलो करे एटलीस्ट जो एटलीस्ट मेंटेन रहे इम्यूनिटी? मैंने बताया ना, ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से खाना चाहिए हाइपरटेंसिव को, इन्हीं को ज़्यादा इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। तो राइट ड्राई सर। फ्रूट्स में नट्स हैं वो यूज़ करो, आप फ्रूट्स यूज़ करो विथ फाइबर हैं। और देखिए विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है,
और लोगों को फ्रैक्चर हो जाते हैं, प्रॉब्लम, ड्रग इंड्यूस्ड भी है वो। तो विटामिन डी तो मैंडेटरी है। मैंने कम से कम 10 साल 12 साल से चालू किया हुआ है। अभी एक पेशेंट, एक नेपाली आया था जिसका उसमें मतलब टॉक्सिसिटी आई थी, बाकी आज तक एक में नहीं आई। और मैं विटामिन डी, आपको मालूम, मेरा 30 साल पहले विटामिन डी ऑस्टियोपेनिया आया था। मैं हर 15 दिन में आज तक खा रहा हूँ, मेरा 65 है इस समय, और मैं दौड़ता हूँ 12 किलोमीटर 1 घंटे में। तो आपका मतलब हर को विटामिन डी क्यों इम्पोर्टेंट, और विटामिन डी का रोल इतना वाइटल है, मतलब उसका जितना एक्सप्लोर करते जाओ ना, डायबिटीज से लेके ब्लड प्रेशर, जो विटामिन डी डेफिशिएंट है, आपके सिलिनिडिपिन भी ना की डोज भी कम हो सकती है अगर उसका इम्यून मैकेनिज्म अच्छा होगा, उसकी डाइट अच्छी। और सिलिनिडिपिन के जो आप एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे ना, लार्ज वेसल वाला, वो जी आज सर। लोग उसको मान रहे हैं और साइड इफेक्ट नहीं है, और हम लोग लेफ्ट राइट उसको यूज करते हैं। उसके टक्कर में कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि एक के पैर में सूजन आ गई ना, वो 10 मरीज को बताएगा। और इवन हमने देखा है कि अगर ब्लड प्रेशर की गोली देता हो जाता है, इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, 10-10 किलो वजन बढ़ जाता है, माइंड क्लाउडिंग होने लगती है, और हमने दवाई बंद करी। तो कुछ ब्रांड्स हैं जिसमें कम होता है, मतलब जो दूसरे ब्रांड से अच्छे ब्रांड में कम होता है, बाकी सिलिनिडिपिन में कुछ वैसा नहीं है। तो ये ड्रग ऑफ जी चॉइस है, और इसको प्रमोट करना जरूरी है, उससे आपके पेशेंट भी बढ़ेंगे। और लार्ज और स्मॉल वेसल में मींस उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और बीपी पेरिफेरल रेजिस्टेंस जल्दी कम होता है उससे। और लार्जर वेसल स्मॉल वेसल्स को करके उससे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, तो उस बेनिफिट को हम कैश कराएंगे और पेशेंट भी कराएंगे। सर, एक क्वेश्चन आपके किसी पेशेंट का है, आनंद दुबे जी का। वो पूछ रहे हैं कि उनका कोई साथी है, उनको पिछले 8 दिन से बुखार है, और वो जिथ्रोमाइसिन ले चुके हैं 5 दिन, और 3 आइवरमेक्टिन 3 दिन से लिया, और पैरासीटामोल और विटामिन सी भी ले चुके हैं, लेकिन स्टिल उनका वो जो फीवर है अभी भी है उनको। तो उनके लिए देखिए क्या सजेशन देंगे सर? देखिए सबसे पहले तो उसकी हम फैमिली हिस्ट्री और उसके फ्रेंड्स के बारे में इंक्वायर करेंगे, नहीं समझे, उसमें जी किसको बुखार था, उनके घर में किसको बुखार है, क्या है। दूसरा, बुखार इस समय टाइफाइड भी चल रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन भी होता है, और चेस्ट में नॉन स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन भी है। जब तक वो आदमी फैमिली हिस्ट्री के द्वारा हम उसको करेंगे, उनकी फैमिली में क्या क्या है, और उसका ब्लड सीबीसी कराएंगे, एमपी सीबीसी करा के, विडाल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सारी चीज़ें करा करके उसको हम डायग्नोज करेंगे टाइप ऑफ फीवर को। और हम चेस्ट एक्सरे, इवन पेशेंट में सांस नहीं फूलती है, साइलेंट, इसका कोविड का इफेक्ट आ जाता है, और वो दूसरी थर्ड स्टेज में लैंड कर जाता है आदमी। तो वो आज का साइलेंट, क्योंकि जब ये जा रहा है ना, तो जाते जाते हर आदमी को एक डायरिया से आ रहे हैं लोग। अब डायरिया में तुम नहीं टेस्ट एक्सरे नहीं कराओगे तो कैसे पता लगेगा, तो कैसे पता लगे। तो हम उसको टेस्ट कर, घर बैठाने की जरूरत नहीं है, सीबीसी करें। और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जैसे सिंपल मार्कर्स हैं, एलडीएच है, अपना सीआरपी है, और अगर ज़्यादा वो बढ़ के आएंगे तो हम दूसरे मार्कर की तरफ भी हाथ बढ़ा सकते हैं, जैसे डी डाइमर है और फेरिटिन है, ठीक है। तो उसको उसको देख के हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे। और बुखार को अकेला एजिथ्रोमाइसिन लेने से काम नहीं होता है, एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करती, वो ओनली बैक्टीरियल पार्ट कवर करती है। वायरल पार्ट का क्या हुआ, अगर वायरल का एलिमेंट है तो एंटीवायरल ड्रग्स आ गई। आप घर में बैठे, मान लीजिए आपको फेविपिरिविर हमने 5वें दिन चालू करनी थी और आपको 8वें दिन ठीक हो जाना था, आपको तो मालूम ही नहीं कि, देखिए अभी क्या हो रहा है, जितने केसेस आ रहे हैं ना, मैक्सिमम उसमें हेल्दी कैरियर है, ये ई में भी है हेल्दी कैरियर, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। और हेल्दी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जल्दी बुखार नहीं उतरता है दूसरे कारणों से, और उसमें वायरल लोड इतना ज़्यादा होता है कि घर के सारे मेंबर को वो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिद्ध होता है। तो व्हेन यू डोंट टच दी, यू टच मी, हम तो करके आपको बता देंगे, शाम को आपको हम आपको रिजल्ट दे देंगे कि आपको ये आप सर बस, यस सर, बस डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है। इतने पेशेंट हैं अभी, हम इंडियंस में ऑब्वियसली बहुत। सर इट्स 8 PM, 5 मिनट्स बचे हैं 8 बजने में। हाँ, तो अपना कितना हो गया अभी, कितना समय हो गया। सर ये आखिरी क्वेश्चन आपसे। अरे एक आध और पूछ लो कोई, अच्छा
बाकी तो आ जाएंगे। है कोई? अच्छा, प्रेगनेंसी का एक पूछा था ना किसी ने। हाँ सर, यस मैं यस मनीष। सर नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया। हाँ वो बोलो। सर मुझे उसका जेस्टेशनल का पता करना था। एक्चुअली मेरी आपको तो पता है वो कि मेरी मैंने वाइफ के आपने भी। सुनिए, आपने मैसेज किया था, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा। बाकी मैंने आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा गाइड किया है। और आउटकम अच्छा है। लड़का हुआ लड़की हुई, क्या हुआ? लड़का हुआ है सर। हम लोग जिसका इलाज करते हैं लड़का ही होता है, क्या समझे? ठीक है, चलो। नहीं तो उसको मैं अभी जैसे अभी जो पहले गिली में वो खा रही थी वो मेटफॉर्मिन, और हाँ, एक दिन सुनिए, छोड़े। अभी क्या उसमें जी। चार्जेस वगैरह बढ़ जाएंगे इनके, तो आपको मैं कर लूंगा, ठीक है। आपको व्हाट्सएप, मैंने आपको ब्लॉग था, मैंने चालू कर दिए, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक। अपन कर लेंगे, अब बहुत टाइम है अपने पास। चलिए, नहीं अभी सर थोड़ा अभी मेटफॉर्मिन चलने दो कि बंद कर दूं सर? मेटफॉर्मिन नहीं बंद करना। चलने दो। HbA1c आप कराओगे सही आएगा आपका। HbA1c तो उस समय भी सर वो अरे प्री वो डायबिटिक वाली में डायबिटीज उसमें आ में रहा था। एरेटिक डायबिटीज में अलग आता है, उसमें दूसरा जी। टेस्ट आ गया आजकल। अच्छा। हाँ, दूसरा तो टेस्ट। पहले जैसे ये 3 खा रही थी, और तो अभी अभी सॉरी 2 दे दूं, सॉरी कैसे फॉर करूं? इंटरप्शन, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक जी। यू। और जो भी आपकी जी। क्वेरीज होंगी, आई होप आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू आंसर, and I have left not a single stone unturned. You see, now in the COVID period, you keep your hopes alive, be positive. Even the darkest cloud has got the silver lining. So there is a silver lining in every part of your life. Or try to meet the people who are positive. Don't talk to the negative people, and be in contact with the doctor, and well updated doctor, those who can guide you properly. Thank you very much for थैंक Thank you so much. यू all सर। the Thank you so people. much for giving us an opportunity. Thank you. Okay, okay. Thank you. Thank you. Thanks a lot to all Thank the you, sir. participants. और नेक्स्ट हमारा थायराइड पे और माइग्रेन पे हम करेंगे अगले महीने। Sure, अच्छा sir. सुनो, प्रेगनेंसी का वो वाला जो था उनको बोलना, हमको व्हाट्सएप में डाल देंगे, हम कर देंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, So बहुत अच्छा है। सर प्लीज आप मीटिंग एंड कीजिए सर, आप होस्ट है तो मीटिंग आपसे एंड होगी।